नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आज हम लोग जो है संगम काल को पढ़ने वाले हैं और जो है इसमें जानेंगे दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसके बारे में इसमें समझेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और देखिए ये 25 क्वेश्चन तो होता ही है, लेकिन इसकी जो व्याख्या होती है वो लगभग पूरा एक कह सकते हैं कि पूरा एक वंश जो होता है वो ख़त्म कर दिया। जैसे हमने मौर्य साम्राज्य के 25 क्वेश्चन कराए, तो यहाँ पर वो 25 क्वेश्चन नहीं थे, बल्कि वो जितने भी चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो अशोक के बाद में अगर बात करें तो जो उनका पौत्र था दशरथ, और इसके बाद सबसे अंतिम जो था वो बृहद्रथ, इन सब के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। ऐसे ही हमने वैदिक सभ्यता के बारे में देखा है, ठीक है। वैदिक सभ्यता की बात कर लें तो उसमें जो है हमने वेद, उपवेद, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब के बारे में देख लिया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पूरा देख लिया है, ठीक है। तो ऐसे जो है हम लोग एक एक करके देख रहे हैं और उसकी व्याख्या अच्छे तरीके से की जा रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज़रूरी है शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो है खुद कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका रिप्लाई करिए, और यथासंभव जितना हो सकता है उतना बेहतर जो है कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी हम ठीक ठाक रखने का प्रयास करते हैं, ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो उसमें काफ़ी जो है उपयोगी साबित हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी। तो देखिए इसमें जो पुहर कावेरी पट्टनम है इसकी स्थापना करिकाल ने की थी। किसने की थी? करिकाल ने की थी। देखिए यहाँ पर बात कर लें करिकाल के बारे में, तो पहले करिकाल से पहले ये जानते हैं कि ये किस वंश का था। तो देखिए जो करिकाल था ये चोल वंश का था। किस वंश का था? चोल वंश का था, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो चोल थे वो भारत के कोरोमंडल तट पर, कहाँ पर? कोरोमंडल तट पर निवास करते थे। कहाँ करते थे? कोरोमंडल तट पर निवास करते थे। अब देखिए यहाँ पर कोरोमंडल तट की बात आई है तो वो भी हम समझ लेते हैं। जो ये हमारा केरल वाला तट हो जाता है इसको मालाबार तट कहा जाता है। कौन सा तट कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। जबकि जो हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो यानी कि चोल लोग थे वो कहाँ पर थे? तो उनका कुछ क्षेत्र यहाँ पर था, इसीलिए कोरोमंडल तट पर निवास करते थे, ध्यान रखिएगा। तो यही हमारा जो है यहाँ पर बताने का मतलब था। आगे इसी में समझ लेते हैं कि ये चोल वंश का था, और ये पेन्नार और कोलोरू नदी, ठीक है। कौन सी नदियाँ थी? तो पेन्नार नदी थी, और पेन्नार नदी के साथ साथ में कोलोरू नदी, ठीक है। कौन सी नदी? कोलोरू नदी। इन दोनों नदियों के बीच जो है ये स्थित था, ध्यान रखिएगा। और यह राज्य मुख्यतः चावल के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? चावल के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? चोल वंश, ध्यान रखिएगा। कौन सा? चोल वंश, ठीक है। चोल वंश की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो है मुख्यतः चावल के लिए प्रसिद्ध था, और यहाँ का जो राजकीय चिन्ह था, ठीक है, राजकीय चिन्ह था वो क्या था? तो वो बाघ था। क्या था? बाघ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। तो हम लोग करिकाल के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जो है किस वंश का था? तो ये चोल वंश का था। किस वंश का था? चोल वंश का था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब करिकाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो करिकाल था, करिकाल का जो यहाँ पर मतलब होता है वो होता है झुलसी टांगों वाला। क्या? झुलसी टांगों वाला, ठीक है। झुलसी हुई टांगों वाला, ठीक है। क्या? झुलसी हुई टांगों वाला, ठीक है। झुलसी हुई टांगों वाला, ठीक है। यह चोलों का सबसे महान शासक था। इसने जो है कावेरी, ठीक है, इसने जो है कावेरी नदी के तट पर 120 मीटर लंबे बांध का भी निर्माण करवाया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इसका जो है निर्माण करवाया था इसके यशोगान की पुस्तक, मतलब जो इसके बारे में, जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, वैसे ही, और उसमें उसके अच्छाई और जो भी अच्छाइयाँ किया था उसके बारे में हरिशरण ने लिखा है। वैसे ही इसके यशोगान की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम पट्टीनमा प्लाई है, ठीक है। क्या है? पट्टीनमा प्लाई है, ध्यान रखिएगा। और जो है इसमें इसके जो है यशोगान के बारे में लिखा गया है, और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो कन्नार हैं। कौन है? कन्नार हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसमें करिकाल के 2 युद्धों को बताया गया है। वो 2 युद्ध कौन थे वो भी हम देख लेते हैं। देखिए एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था कोमल वन्नी का युद्ध। कौन सा था? कभी कभी पूछ लेता है, तो कौन सा था? कोमल, ठीक है, वन्नी का युद्ध। कोमल वन्नी का युद्ध जो है ये लड़ा था, और इस युद्ध में करिकाल ने 11 शासकों को एक समूह में हराया था। इसमें जो है करिकाल ने, ये जो करिकाल था ये 11 समूह के शासकों को हरा दिया था। 11 समूह के शासकों को हरा दिया था किसने? करिकाल ने। किस युद्ध में? कोमल वन्नी के युद्ध में, ध्यान रखिएगा। कोमल वन्नी का युद्ध किसने लड़ा था? करिकाल ने, और इसने 11 शासकों को के एक समूह को हराया था। जबकि जो इसका दूसरा युद्ध था ये भी इम्पोर्टेंट है, ये था व्यय परम दलाई, ठीक है। क्या नाम था? व्यय, ठीक है, व्यय परम दलाई, ठीक है, व्यय परम दलाई था।
और ये भी जो है युद्ध लड़ा था जिसमें इसने अनेक शासकों के समूह को पराजित किया था। मतलब उसमें काफ़ी समूह थे और इसने जो है श्रीलंका को भी विजय किया था। इसने श्रीलंका को भी जीत लिया था, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका को भी जीता था। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो सिंघल है। और इसने 12,000 कैदियों को जो है बंदी बनाया था। किसको? 12,000 कैदी को, 12,000 कैदियों को जो है क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था, ठीक है। और युहार पत्तनम में, कहाँ पर? ये जो पुहार लिखा है इसको पुहर या युहार पत्तनम भी कहते हैं, यहीं पर इनको लाके क्या कर दिया था? बसा दिया था, ठीक है। आगे अगर इसी में बात कर लें तो देखिए, चोलों का प्रथम उल्लेख करने वाली जो पुस्तक है उसका नाम है काव्यायन कीर्तिवर्तिका। जो चोलों के बारे में बताती है, चोलों के बारे में बताने वाली प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? काव्यायनी, ठीक है। क्या नाम है? काव्यायन, ठीक है, काव्यायन कीवर्तिका, ठीक है, कीवर्तिका। ध्यान रखिएगा, ये चोलों के बारे में बताती है और इसका वर्णन मेगास्थनीज और द्वितीय शिलालेख में भी। देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका में भी है, ध्यान रखिएगा। इंडिका किसकी है? तो मेगास्थनीज की है। और ये बात जो है इसमें कहा गया है कि इसमें चोलों के बारे में वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ अशोक के जो है 13वें शिलालेख और जो है द्वितीय शिलालेख में भी इसकी चर्चा की गई है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये करिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। बात कर लेते हैं दूसरा। देखिए, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? जो मुजरिस था वो किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, ये भी देखना है। देखिए, यहाँ पर मुजरिस से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बंदरगाहों को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा था वो चोल था। क्या था? चोल था। इसके बाद में यदि बात कर लें तो यहाँ पर हमारा था पांड। तमिलनाडु का जो क्षेत्र था ये हमारा था पांड का, ठीक है। इसके बाद में बात कर लें तो ये जो केरल का क्षेत्र था ये हमारा किसका था? ये चेरों का था। किसका था? चेर का था। तो एक एक अब ये तीनों स्थिति आप देख लीजिए, उसके बाद में इसको हम हटाएंगे और दोबारा बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहले अगर बात कर लें तो चोलों का, ठीक है, ये जो चोल थे इनका बंदरगाह कौन सा था? तो इनका था अरिकामेडु। क्या नाम था? अरिकामेडु। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? अरिकमेडु। इनका नाम क्या था? अरिकमेडु। ये जो है चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। बात कर लें पांड का तो इनका था कोरकई, ठीक है। क्या नाम था? कोरकई नाम था। क्या नाम था? जो पांड थे इनका क्या नाम था? इनका नाम था कोरकई, ठीक है। पांड का जो बंदरगाह था उनका नाम क्या था? कोरकई था। अब बात कर लेते हैं चेर की। देखिए, चेर यहाँ पर थे और चेर की बात कर लें तो इनके बंदरगाह में कौन सा था? पहला था पोन्नानी। कौन सा था? पोन्नानी था। ध्यान रखिएगा, पोन्नानी था। दूसरा अगर बात कर लें तो कौन सा था? कुरुकुर था। कौन था? कुरुकुर, ठीक है, कुरुकुर, ठीक है, ये था। इसके बाद में मजरिस। कौन सा था? मजरिस था, या मुजरिस भी कह सकते हैं, ठीक है, मजरिस या मुजरिस, ठीक है। इसके बाद में टोंडी। कौन सा था? टोंडी था। ध्यान रखिएगा, कौन सा था? टोंडी था। इसके अलावा अगर बात कर लें तो दो और बंदरगाह थे। एक था नेली संडा, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा था? नेल सिंडा, नेल सिंडा। तो ये जो है इतने बंदरगाह किससे थे? चेर से थे। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? चेर। कौन सा हो जाएगा? चेर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा मजलिस कहाँ का है? चेर का है। तो ये जो इतने इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे उसके बारे में हमने देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है। तो यह किसके लिए जो है कहावत कही गई थी? तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो कावेरी डेल्टा के लिए कही गई थी। क्यों? क्योंकि ये चावल के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध था, इसीलिए इसके बारे में यह बात कही गई थी। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ऊपर इसकी व्याख्या की है। आगे हम लोग देख लेते हैं चौथा, प्लिनी। ये जो है एक इतिहासकार था, प्लिनी। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि प्लिनी के ग्रंथ के अज्ञातनामा लेखक, ठीक, अज्ञातनामा लेखन के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार, ठीक है, मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकाले जाते थे? तो ये जो है कोलचे, ये जो स्थान है कोलचे, ठीक है, यहाँ से जो है निकाले जाते थे। अगला हम लोग देख लेते हैं, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? मतलब जो गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते जो है शहीद हो जाते थे तो उनके सम्मान में जो है वीर प्रस्तर यानी एक प्रकार का पत्थर जो है खड़ा किया जाता था, तो उनको क्या कहा जाता था? ये बात पूछा गया है। तो उसको वीर कल या नाडुकुल कहा जाता था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग 6 नंबर पे चलते हैं और इसमें दिया हुआ है प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश यानी समान थे? जो मुरुगन देवता थे ये किसके समान थे? ये बात कहा गया है। तो देखिए, इसमें हो जाएगा स्कंद या कार्तिक। क्या हो जाएगा? स्कंद हो जाएगा या कार्तिकेय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
देखिए यहाँ धर्म से संबंधित जो है बात की जा रही है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए शैव धर्म, ठीक है, कौन सा धर्म, जो ये शैव धर्म है, शैव धर्म को जो है दक्षिण भारत में धर्मों में से एक है और इसे कपालिक संप्रदाय का उल्लेख किया गया है। मतलब शैव धर्म का जो है दक्षिण भारत में कौन सा संप्रदाय प्रसिद्ध था, तो शैव धर्म में भी एक संप्रदाय था क्या, कपालिक। ये जो है दक्षिण भारत में काफ़ी प्रसिद्ध था। इसकी जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम तिरुमुराई है। क्या है, तिरुमुराई है। जो कपालिक की प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम तिरुमुराई है, ध्यान रखिएगा, तिरुमुराई है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर बात कर लेते हैं वैष्णव धर्म की, कौन सी, वैष्णव धर्म की बात कर लेते हैं। तो वैष्णव धर्म, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है नलियर प्रबंधम है। क्या है, नलियर प्रबंधम, ध्यान रखिएगा, नलियर प्रबंधम है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, नलियर प्रबंधम, ठीक है। ये जो है वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख जो है पुस्तक है। और विष्णु को क्या कहा जाता है, तो दक्षिण में भगवान विष्णु को तिरुमलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिरुमलाई, ध्यान रखिएगा, तिरुमलाई कहा जाता है दक्षिण में, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर थोड़ा सा और बात कर लें तो संगम काल का जो प्रमुख, ठीक है, देवता क्या थे, उनका नाम मरुगन था। क्या नाम था, मरुगन था, ध्यान रखिएगा, क्या नाम था, मरुगन, ठीक है, मुरुगन था या मरुगन जो भी कह लीजिए, ये था। और इनका अन्य नाम क्या था, बेलन था। क्या नाम था, बेलन था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इनकी उपाधि जो है वो सुब्रमण्यम थी, ध्यान रखिएगा, इनकी उपाधि क्या थी, सुब्रमण्यम, क्या था, सुब्रमण्यम था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, कुरुवस, क्या नाम था, कुरुवस नाम था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इतना जो है इम्पोर्टेंट था। बाकी कार्तिकेय आप सभी लोग को पता है कि किनके पुत्र थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो कार्तिकेय थे ये किनके पुत्र थे, ठीक है। ऊपर हमने एक बंदरगाह की बात की थी जिसका नाम हमने लिखा था अरिका मेडू। क्या लिखा था, अरिका मेडू, देख लीजिए, अरिका मेडू, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। तो अरिका मेडू जो है ये कहाँ पर है, तो ये पांडिचेरी, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, पांडिचेरी में है। और ये किसका बंदरगाह था, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी हमने जस्ट बताया था, किसका बताया था, चलिए कमेंट सेक्शन की क्या बात है, तुरंत की बात है, तो हम लिख दे रहे हैं। ये जो है चोलों का प्रमुख बंदरगाह था, इसको पेडाक भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, पेडाक भी कहा जाता था, जिसे पेरी प्लस ऑफ इथ्रियन सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेरी प्लस इरीथ्रियन, ठीक है, इरीथ्रियन, ठीक है, पेरी प्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इसके नाम से भी जो है इसको जाना जाता था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसके उत्खनन से रोमन बस्तियां मिली थी। जब यहाँ पर उत्खनन हुआ था तो उससे क्या प्राप्त हुई थी, रोमन बस्तियां प्राप्त हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तथा मुजरिस से आगस्तस का एक मूर्ति प्राप्त हुआ। जो मुजरिस है वहाँ से, मजरिस या मुजरिस, वहाँ से क्या हुआ, आगस्तस की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात कर लें संगम काल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो कावेरी पत्तनम था, जिसे कामारा के नाम से जाना था। देखिए संगम काल का अगर बात करें, संगम काल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो वो कौन सा था, कावेरी पत्तनम था, ध्यान रखिएगा, क्या था, कावेरी पत्तनम, ध्यान रखिएगा, कावेरी पत्तनम। पत्तन का मतलब बंदरगाह होता है, कावेरी नदी के किनारे स्थित था। इसी का अन्य नाम क्या था, तो इसी का अन्य नाम जो था वो कामारा था, ध्यान रखिएगा, क्या था, कामारा था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात कर लें कोरकई या कोतची से निकाली गई मोती मदुरा के बाजार में बेची जाती थी। और मानसूनी हवाओं की खोज किसने की थी, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मानसूनी हवा थी, ठीक है, मानसूनी, मानसूनी हवा, ठीक है, इस मानसूनी हवा की खोज किसने की थी, हिप्पालस ने की थी। किसने की थी, हिप्पालस ने की थी, ध्यान रखिएगा, कब, 45 ईसा पूर्व में, 45 ईसा पूर्व में। तो ये जो इंपॉर्टेंट था ये भी यहाँ पर हमने उसको भी बता दिया है। अगला हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें तो संगम साहित्य में कौन को या मन्नन, ये 3 शब्द दिया हुआ है, ठीक है, कौन को या मन्नन, ये किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो जो इसमें हमारा 7 नंबर हो जाएगा, ये किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो ये हो जाएगा हमारा राजा के लिए। किसके लिए, राजा के लिए प्रयुक्त होता था। आप लोग ध्यान रखिएगा, को, कौन या मन्नन, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि संगम काल में राजा को, ठीक है, क्या नाम से जानते थे, तो अभी देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर, राजा के आगे आप लिख सकते हैं समझने के लिए कि को कहा जाता था इसको, ठीक है, या इसको कौन भी कह सकते थे, क्या कहते हैं, कौन, या इसी को क्या कहा जाता था, मन्नन कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता था, मन्नन कहा जाता था, ठीक है, ये मन्नन कहा जाता था, ठीक है। और इसके दरबार को क्या कहा जाता था, जहाँ पर राजा बैठता था, जो दरबार होता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको नलबे कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नालबे, ठीक है, क्या कहा जाता था, नालबे कहा जाता था जो दरबार होता था, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर लें, यहीं पर देख लेते हैं, राजा के जन्मदिन को, ठीक है, पेरुनल कहा जाता था। जो राजा का जन्मदिन होता था उसको पेरुनल कहा जाता था, ठीक है, इसको महादिन के नाम से जानते थे। राजा की सहायता के लिए कोमाहन, युवराज और पंचवरम, ठीक है, ये प्रतिनिधि सभा होती थी और प्रतिनिधि सभा के मंत्री को
अमयचार के नाम से जाना जाता था। जो प्रतिनिधि का सभा का मतलब सभापति होता था या मंत्री होता था, उसको अमयचार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? अमयचार के नाम से जाना जाता था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो देखिए इसमें जो है राजा के लिए, ठीक है, राजा की सहायता के लिए, ठीक है, एक जो गुप्तचर व्यवस्था होती थी उसको बोरार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बोरार। जो ये गुप्तचर व्यवस्था थी इसको बोरार या फिर बै कहते थे। इसको क्या कहते थे? ये गुप्तचर थे। क्या थे? गुप्तचर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या थे? गुप्तचर थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद बात कर लें, इस काल में जो लड़ाकू जनजाति होती थी, कौन सी जनजाति? लड़ाकू जनजाति होती थी। इसको क्या कहा जाता था? इसको मरया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मरया कहा जाता था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा इसी में अगर देख लें तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है भूमियाँ थी, उनको जो है अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो देखिए इसमें पहला हमारा हो जाता है मरुदम। कौन सी भूमि थी? मरुदम भूमि थी। ये अत्यधिक उपजाऊ थी। कैसी थी? अत्यधिक उपजाऊ थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। अत्यधिक उपजाऊ भूमि थी। कैसी थी? अत्यधिक उपजाऊ भूमि थी। कौन सी? मरुदम। बात कर लें इसके बाद में कुरुच। कौन सी? कुरुच जो ज़मीन होती थी, ठीक है, ये कुरुच जो भूमि होती थी ये कैसी होती थी? तो ये पर्वतीय भूमि होती थी। कैसी होती थी? पर्वतीय भूमि होती थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में मुल्लय। देखिए तीसरा जो हमारा हो जाता है वो मुल्लय हो जाता है। ये मुल्लय जो होता था ये घास फूस की ज़मीन होती थी। कैसी होती थी? घास फूस युक्त ज़मीन होती थी। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर इसी में बात कर लें तो देखिए नेथल एक ज़मीन ये भी होती थी जिसको नेथल कहा जाता था। ये जो नेथल ज़मीन होती थी ये दलदल भूमि होती थी। कैसी होती थी? दलदल भूमि होती थी, ठीक है, जो मछली के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद में अगला हमारा था पालय। क्या था? पालय था। और ये पालय जो है ये रेगिस्तानी भूमि थी। कैसी थी? रेगिस्तानी भूमि थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कैसी थी? रेगिस्तान से युक्त भूमि थी। और ये चोर, इस यहाँ पर जो है चोरों के लिए काफ़ी उपयुक्त भूमि मानी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा जो होती थी एक भूमि और होती थी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए एक ऐसी भूमि जो अधिक नम थी, ठीक है, अधिक नम वाली भूमि को क्या कहा जाता था? जो अधिक नमी धारण कर लेती थी, ठीक है। तो जो अधिक नम वाली भूमि थी उसे कडनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कडनी कहा जाता था, या इसी को वयूल कहते थे। क्या कहते थे? वयूल कहते थे। ये भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दो अन्य प्रकार की थी, उसको भी हम लोग देखेंगे। एक हमारा था पत्ती पालय। क्या था? पत्ती पालय था। ध्यान रखिएगा क्या था? पत्ती पालय था। ये पत्ती पालय जो होती थी ये फूलों के लिए प्रसिद्ध होती थी। किसके लिए? फूलों के लिए जो है प्रसिद्ध होती थी। इसके अलावा एक था पुनपुलम। क्या था? पुनपुलम। ध्यान रखिएगा क्या था? पुनपुलम था। ये जो है वर्षा वाले स्थान को कहते थे। किसको? जहाँ पर वर्षा होती थी, वर्षा वाले स्थान को क्या कहा जाता था? तो उसके लिए पुनपुलम शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आगे इसी में देख लेते हैं। देखिए संगम काल में ग्राम को उर कहा जाता था। जो गांव होता था इस ग्राम को उर शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। फिर पुराने गांव को मुदुर कहा जाता था। जो पुराना गांव होता था, ठीक है, पुराना जो गांव होता था इसको क्या कहा जाता था? तो इसको जो है मुदुर, क्या कहा जाता था? मुदुर कहा जाता था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात कर लें बड़े गांव को क्या कहा जाता था? तो जो बड़े गांव होते थे इन बड़े गांव को क्या कहा जाता था? सिरुर। क्या कहा जाता था? सिरुर कहा जाता था। ध्यान रखिएगा क्या कहा था? सिरुर। इसके बाद में बात कर लें तो जो ब्राह्मण के गांव होते थे, कौन से? ब्राह्मण के गांव होते थे। इन ब्राह्मणों के गांव को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेह कहा जाता था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ब्राह्मण शिक्षकों के, जो ब्राह्मण और साथ साथ में शिक्षक भी होते थे, ठीक है, ब्राह्मण के साथ साथ शिक्षक यानी शिक्षा देने का काम करते थे, उस ज़मीन को अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता? अग्रहार कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है वर्ड थे, ऐसा कह सकते हैं संगम साहित्य से, उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारा जो 8 नंबर हो जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? अब इसको हमने बहुत अच्छे से बताया है कि पश्चिम तट पर कौन कौन स्थित थे। तो इसमें जो हमारा 8 नंबर हो जाएगा उसका जो है, देखिए हमने क्या बताया था, एक तो हमारा जो है ये हमने बताया था तोड़दी या टोपती और मुसिर, ठीक है, यानी कि हमारा जो 3 और 4 है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, 8 नंबर में। इसके बाद में हम लोग 9 नंबर में आ जाएं तो इसमें देखते हैं। देखिए अब इसके बाद में हम लोग संगमकालीन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पूछ रहा है निम्न में से संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी मानी गई है?
तो पहली बात तो इसको हम देख लेते हैं कि संगम क्या होता है। संगम का अर्थ होता है मिलन, ठीक है, जहाँ पर कवियों का मिलन हो। देखिए यहाँ पर संगम का मतलब कुछ और नहीं होगा, यहाँ पर संगम का मतलब यही है, संगम काल का मतलब जहाँ पर कवियों का मिलन हुआ है, ठीक है, किसका, कवियों का मिलन, ठीक है, कवियों का मिलन। अब देखिए कवियों का मिलन यहाँ पर अगर हुआ तो देखिए यहाँ पर जो संगम काल था इसमें तीन सम्मेलन हुए थे। पहला सम्मेलन जो हुआ था, देखिए हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे, पहला जो हमारा हुआ था ये मदुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मदुरा में हुआ था, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था, तो उसकी अध्यक्षता जो है अगस्त ऋषि ने की थी। किसने, अगस्त ऋषि ने की थी, ध्यान रखिएगा। और इस बात की जानकारी जो है हमें वो किससे मिलते हैं, तो वो इरैनार, ठीक है, इरैनार, ठीक है, इरैनार अग्रपेरुल, ध्यान रखिएगा, इरैनार अग्रपेरुल से मिलती है। किससे, इरैनार अग्रपेरुल से मिलती है। तो ये जो है हमारा पहले जो संगम काल था वहाँ से ये साहित्य हमें प्राप्त हुआ, इरैनार अग्रपेरुल, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अगस्त ऋषि ने की थी, और ये मदुरा में हुआ था। बात कर लें दूसरे संगम काल की, तो देखिए दूसरा जो हुआ था ये भी अगस्त ऋषि के ही देख रेख में हुआ था। किसके, अगस्त ऋषि के ही देख रेख में हुआ था। कौन सा, दूसरा वाला, ठीक है। और इसमें जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये कपाटपुरम में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये कपाटपुरम में हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इस बात की जानकारी हमें तोलकाप्पियर से मिलती है। किससे, तोलकाप्पियर से मिलती है, ठीक है। और ये तोलकाप्पियम नामक व्याकरण से मिलती है। तोलकाप्पियर जो है ये लेखक है, और जहाँ पर तोलकाप्पियर जो आता है इसको यम बना देंगे, तोलकाप्पियम, ठीक है। तो ये पुस्तक का नाम हो जाएगा। और ये कैसी है, तो ये एक व्याकरण की पुस्तक है। कैसी है, ये एक व्याकरण की पुस्तक है। कौन सी, तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियर का तोलकाप्पियम, ठीक है। ये क्या है, एक पुस्तक है जो व्याकरण की है, और ये साहित्य सूत्र शैली में लिखी है। किसमें, साहित्य सूत्र शैली में लिखा है। और ये सीपीएफ, जो सीपीएफ एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें 2015 का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तोलकाप्पियर जो है, तोलकाप्पियर की तोलकाप्पियम ये किस प्रकार की पुस्तक है। तो ये जो है एक व्याकरण की पुस्तक है, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग तीसरे की, तो तीसरा जो हुआ था ये भी मदुरा में हुआ था। तो पहला और तीसरा कहाँ हुआ था, मदुरा में हुआ था। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, वो नक्किर ने की थी। किसने की थी, नक्किर ने की थी, ध्यान रखिएगा, नक्किर जो है इसके अध्यक्ष थे। और इसमें हमें 3 साहित्य की जानकारी मिलती है। अब वो 3 साहित्य कौन कौन से हैं, देखिए पहला हमारा है सुत्त थोकई। कौन सा है, सुत्त थोकई है, ठीक है। दूसरा हमारा है पादकीन कन्नुक, ठीक है, क्या है, पादनेन कील कन्नुक, ठीक है, पादनेन कील, ठीक है, कील कन्नुक। और तीसरा है पत्तूपात। कौन सा है, पत्तूपात है। तो ये जो है हमारे 3 जो है तीसरे संगम साहित्य से, संगम काल से निकल के आए, ठीक है। ये 3 प्रकार के साहित्य हमें प्राप्त हुए। और बात कर लें तीनों सम्मेलनों में चोर, चेल और पान तीनों कवियों ने भाग लिया था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसमें जो है लेखक और साहित्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं एक एक करके, क्योंकि ये भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला जो है, पहला हम लोग देखेंगे, ठीक है, इलिंगो आदिंगल, ठीक है, क्या है, इलिंगो आदिंगल, ठीक है, आदिंगल, ठीक है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है शिल्पाधिकारम। क्या नाम है, शिल्पाधिकारम, ध्यान रखिएगा, शिल्पाधिकारम नाम है। और दूसरी जो है शीतले सत्यनार की, वो मणिमेखले है। जो हमारा दूसरा है वो क्या है, शीतले सत्यनार, ठीक है, सत्यनार ये किसकी है, तो ये मणिमेखले की, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मणि, बाकी मेखले आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा जो हमारा हो जाता है वो है तिरुथक्क देवर। ये जो लेखक है इनका नाम क्या है, तो तिरुथक्क देवर नाम है। और इन्होंने जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडल केस ये जो है इन्होंने लिखा था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो पूछा गया है कि व्याकरण रचना है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 9 का, वो कौन सा हो जाएगा, तोलकाप्पियम हो जाएगा। और ये किसकी है, तो ये तोलकाप्पियर की है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। किसकी है, तोलकाप्पियर। यहाँ पर ये लेखक है, ये कौन है, ये लेखक है, ध्यान रखिएगा। और ये तोलकाप्पियम क्या है, तो ये एक प्रकार की व्याकरण की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, व्याकरण की क्या है, पुस्तक है। यही बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम और मणिमेखले नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। ये हमारा हो जाएगा, ये किससे संबंधित है, तो देखिए तमिल भाषा का शिल्पाधिकारम और मणिमेखले नामक गौरव ग्रंथ जो है किससे संबंधित है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसका जो हमारा जो है संगम काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये संगम काल का जो है ग्रंथ है, इसीलिए किससे संबंधित है, संगम काल से संबंधित है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात कर लें 11 नंबर की, देखिए इसको मिलाना है। तो इसमें देखिए कौन सा शासक किसके समय का था, ये हमको बताना है।
तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चेर। चेर वंश का कौन था? सेनगुट्टन था। कौन था? सेनगुट्टवन था। चोल का करिकाल था। करिकाल के बारे में हम लोगों ने विस्तृत देख लिया। पांड्य वंश का कौन था? नेडुजेलियन था। कौन था? नेडुजेलियन था। अब हम लोग थोड़ा सा जो यहाँ पर बात करेंगे वो सेनगुट्टवन के बारे में और नेडुजेलियन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए जो सेनगुट्टवन था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि ये ऐसा इकलौता राजा था दक्षिण भारत का जिसने पत्नी पूजा स्टार्ट की थी। क्या स्टार्ट की थी? पत्नी पूजा जो है स्टार्ट की थी, यानी स्त्री पूजा को इसने प्रारंभ करवाया था। कौन था? सेनगुट्टवन था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कर लें, यहाँ पर दिया हुआ है नेडू, ठीक है, नेडुजेलियन। तो अगर बात कर लें नेडुजेलियन की तो ये जो है पांड्य वंश का था। किस वंश का था? पांड्य वंश का था। और इसकी प्रशस्ति जो है मदुरै काजी है। क्या है इसकी प्रशस्ति? मदुरै काजी है। और इसका लेखक मरुदामर है, ठीक है। इसने तलैया लग्नम का युद्ध लड़ा था। जो ये नेडी ये था, इसने किसकी लड़ाई लड़ी थी? तो इसने तलैया, ध्यान रखिएगा, तलैया लग्नम, ठीक है, तलैया लग्नम की जो है युद्ध लड़ी थी, ठीक है। और इस युद्ध में इसने जो है 9 शासकों को हराया था, ठीक है, 9 शासकों का हराया था। और वो 9 शासक कौन थे? तो वो चेर वंश के थे। किस वंश के थे? चेर वंश के थे। जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जिसका नेतृत्व से कर रहा था। कौन कर रहा था? से नाम था, ध्यान रखिएगा। और से का जो अर्थ होता है वो हाथी जैसे आँखों वाला होता है। इसका मतलब होता है हाथी जैसा आँखों वाला। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है हमको जानना था। तीनों थे, एक के बारे में हमने बता दिया था, बाकी 2 के बारे में बताना था, वो हमने बता दिया। आगे हम लोग अगर बात कर लें, फिर से एक सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं इसमें सबसे पहले। देखिए इसमें जो हमारा चेर वंश है उसका हो जाएगा क्या? धनुष हो जाएगा। चोल का क्या हो जाएगा? तो वो बाघ हो जाएगा। और पांड्य का मछली हो जाएगा इसमें, यानी कि हमारा ABC सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा 12 नंबर का, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग 13 नंबर की। देखिए ये पुस्तक के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है ऊपर, ठीक है, इसीलिए हमने ऊपर जो है विस्तृत व्याख्या इसकी कर दी थी, ठीक है। तो 13 नंबर में देखिए तोलकाप्यम तोलकाप्पियर की है। और ये जो है कैसी है? तो मैंने बताया ये व्याकरण की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? व्याकरण की है। शिल्पाधिकारम, ठीक है। इलिंगो आदिंगल की है, ये भी बता दिया। मणिमेखले शीतलय सत्यनार की है। और जीवक चिंतामण की क्या है? तिरुथक्क देवर है। तो इसमें जो हमारा है वो सभी जो है मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग 14 नंबर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है किरिंजी, ये पहाड़ी थी। इस सब हम बता चुके हैं, ठीक है। भूमि से संबंधित बात अभी हमने की थी। तो देखिए जो इसमें कुरिंजी दी हुई, ये पहाड़ी मतलब पहाड़ी ज़मीन थी। पलाई जो थी ये मरु या निर्जल स्थल था। मुल्लई जो थी ये जंगल था। मरुदम जो था ये कृषि योग्य भूमि थी। और नेओल जो था ये तटीय प्रदेश था। तो ये भी जो है हमारे सभी सही मिले हुए हैं, इसलिए ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात कर लें 15 नंबर की। देखिए प्रथम संगम काल किसके समय में हुआ था? तो अगस्त ऋषि के अभी हमने देख लिया। दूसरा अगस्त ऋषि के समय और तोलकाप्पियर। और तीसरा जो है ये किसके समय? तो ये जो है नक्कीर के समय में हुआ था, ठीक है। तो हमने 15 नंबर को भी देख लिया। इसमें भी हमारा जो है सभी करेक्ट मैच है और ए ऑप्शन एकदम यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा 11, 12, 13, 14 और 15, इसका जो है 11 से लेके, ठीक है, 15 तक इसके सभी ऑप्शन कौन से हैं? ए एकदम करेक्ट है। आगे हम लोग अगर 16 नंबर की बात कर लें तो देखिए लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कड़िग्गी यानी पत्नी, ठीक है, के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसके? पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा सेनगुट्टवन। मैंने अभी बताया कि ये जो है पत्नी पूजा स्टार्ट किया था, यानी स्त्रियों के लिए पूजा स्टार्ट करवाया था, स्त्रियों की पूजा स्टार्ट करवाया था, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं 17 नंबर की। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? जो उदयपुर था ये किस लिए विख्यात था? देखिए यहाँ पर उदयपुर की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देखना जरूरी है। जो उदयपुर था वो इसलिए विख्यात था क्योंकि कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र होता था, ठीक है। अब बात कर ले संगम काल में महिलाओं का एकाधिकार था किस पे? उदयपुर, ठीक है। और उदयपुर जो है ये कपड़े के व्यवसाय का प्रमुख केंद्र था। और इसकी जो स्थापना थी उदयपुर की, ये किसने की थी? तो ये एक राजा था जिसका क्या नाम था? उसका नाम था उदयबप्पा, ठीक है, उदयबप्पा, ठीक है। ये पूरा नाम है हरे इलय इलय, ठीक है, जीत, इलय जीत चिन्नी, ठीक है। क्या नाम था? उदयबप्पा हरे इलय जीत चिन्नी, ये इस राजा का पूरा नाम था, ठीक है। तो इसने जो है उदयपुर की स्थापना करवाई थी। इसके आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि इसके नाम में क्या स्टार्टिंग है? उदय। और उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के व्यापार यानी कि कपड़ों से संबंधित जो है इसने
एक कारखाना कह सकते हैं खुलवाया था उद्यम स्त्रियों के लिए, जिस पे उनका एकाधिकार था, यानी कि स्त्रियों की उस समय जो है स्थिति कैसी थी, तो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, ये हम कह सकते हैं संगम काल में। ठीक है, अब इसी में अगर बात कर लें तो देखिए जो धान की खेती करती थी, देखिए जो धान की खेती करती थी ऐसी स्त्री को क्या कहा जाता था, तो ऐसी स्त्री जो धान की खेती करती थी उनको कडेसियर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कडेसियर कहा जाता था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। फिर जो कविता करती थी, जो कविता पाठ करती थी, यानी कवयत्री टाइप की लोग होती थी, उनको क्या कहा था? उनको ओवैयर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओवैयर। ठीक है, ओवैयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फिर बात कर लें अगर, तो जो घूम घूम कर नाचती थी, देखिए जो घूम घूम कर नाचती थी, ध्यान रखिएगा, घूम घूम कर जो नाचती थी, ठीक है, जो घूम घूम कर नाचती थी उनको क्या कहा जाता? उनको ब्लेडियर कहा जाता था। क्या कहा जाता? ब्लेडियर। ध्यान रखिएगा, ब्लेडियर कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में जो अस्थाई नाचती थी उनको नेडिचियर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अस्थाई नाचती थी जो, उनको नेच डियर। ध्यान रखिएगा, नेच डियर कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ भी ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जिसको हमने बताया। आगे हम लोग चलते हैं, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? जो कुरल है धार्मिक एक पुस्तक है, ठीक है, वो किस भाषा में है? कविता का संग्रह है, तो ये किस भाषा में है इसको हमें बताना है। तो ये हमारा तमिल साहित्य है, इसीलिए तमिल भाषा में है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन हुआ था। तो ये जो है आयोजन हमारा 19 नंबर का हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी पांड्य के समय में हुआ था। किसके? पांड्य के समय में हुआ था। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की जो है धारा में छिपा रखा था? मतलब यह बात किसने बताई कि जो नंद थे उन्होंने जो अपना खजाना था वो गंगा की धारा में छुपा रखा था। ठीक है, ये बताया था किसने? मामूल नार ने। किसने बताया था? ध्यान रखिएगा, मामूल नार ने, इन्होंने जो है इसके बारे में बताया था। इसके बाद में बात कर लें, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? जो तमिल काव्य है इसका इलियड किसे कहा जाता है? ठीक है, ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा शिल्पाधिकारम को। किसको कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं 22 नंबर। ठीक है, देखिए 22 नंबर जो हमारा है, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? ठीक है, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मणिमेखलय को। किसको कहा जाता है? मणिमेखलय या मणिमेखलय को कहा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर बात कर लें, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, जिन्हें आर्य बनाया? ठीक है, जिन्हें आर्य बनाया था, तो वो कौन से ऋषि थे उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो वो थे अगस्त्य ऋषि, क्योंकि अगस्त्य ऋषि के देख रेख में ही पहला और जो है दूसरा संगम सम्मेलन हुआ था, तो इसीलिए अगस्त्य ऋषि को ही कहा जाता है। आगे अगर बात कर लें तो स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो किसने भेजा था, ये बात हमको बतानी है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा पांड्य नरेश ने। किसने? पांड्य नरेश ने भेजा था। अगला हमारा आखिरी क्वेश्चन जो हो जाता है वो है 25 नंबर, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तो जो कुरल है या मुप्पाल है, ठीक है, ये किसकी रचना है पहले तो आप यही जान लीजिए। तो ये किसकी है? तिरुवल्लुवर की है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? तो जो कुरल या मुप्पाल है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको तमिल की बाइबिल, तमिल भूमि का जो है बाइबिल कहा जाता है। क्या कहता है? तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर मैप लगा दिया है संगम काल का, इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए वही जो हमने ऊपर बताया था वही स्थिति के बारे में कि जो है यहाँ पर आप एक एक करके समझ सकते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा था। ठीक है, इसको आप लोग अगर इससे नहीं समझ पाएंगे तो इसलिए हमने और सिंपल इसको कर दिया है कि आप यहाँ से बिल्कुल बेहतर समझ सकते हैं कि चोल का देखिए कहाँ पर था। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला एरिया हो जाता है, जबकि बात कर लें तो पांड्य का तमिलनाडु हो जाता है और चेर का केरल वाला एरिया हो जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह भी दिया हुआ है कि चेर का धनुष बाण था। इसके साथ साथ चोल जो थे उनका क्या था? तो उनका बाघ था। ठीक है, और बात कर लें पांड्य का तो उनका जो है मछली था। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट था उसको देख लिया। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा और बात करने की ज़रूरत है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे व्याख्या के साथ में। देखिए उत्तर भारत के ब्राह्मण जो दक्षिण भारत जाते थे, मतलब उत्तर भारत से जो ब्राह्मण दक्षिण की तरफ जाते थे, इनको बेदमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेदमार कहा जाता था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में जो एनियार होता था, देखिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एनियार का मतलब शिकार होता था। क्या होता था? शिकार होता था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। फिर है पुलयान। ठीक है, यहाँ पर क्या है?
पुलयान है। इस पुलयान को जो है रस्सी बनाने वाला क्या होता था, रस्सी बनाने वाला, जो रस्सी होती है उसको बनाने वाला। फिर इसके बाद में अगला हो जाता था, देखिए जो मलबर होता था, क्या होता था मलबर, इसका मतलब होता था डकैत। क्या होता था डकैत, यानी पैसा धन लूट के जो माला माल हो जाता था उसके लिए मलबर शब्द का प्रयोग आप ऐसे समझ लीजिए, तो मलबर का मतलब डकैत। फिर इसके अलावा है पेशियार, देखिए पेशियार, ठीक है, पेशियार, ठीक है, ये कौन होता था, तो ये लोहार शब्द, लोहार के लिए जो है प्रयोग होता था पेशियार शब्द का, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और अगर बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है समाज जो है, यहाँ के अगर समाज की बात कर लें तो इसको हमको बांटना पड़ेगा, थोड़ा आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ जो शूद्रम होता था, ठीक है, पहला कौन सा होता था शूद्रम, इसको जो है ब्राह्मण, क्या होता था ब्राह्मण होता था। इसके बाद में जो अरसर होता था, इसीलिए समाज में अरसर, ठीक है, अरसर ये क्षत्रिय होते थे, कौन होते थे, क्षत्रिय होते थे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बेनीगर होते थे, अरे वो सिरका वाला बेनीगर आप लोग मत समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है बेनीगर, ये बेनीगर जो होते थे इनको व्यापार क्या कहा जाता था, ये व्यापारी वर्ग होते थे, कौन से व्यापारी वर्ग होते थे। इसके अलावा जो हमारा अंतिम बचता है वो होते थे बेल्लाल, कौन होते थे, बेल्लाल होते थे, ध्यान रखिएगा। बेल्लाल का मतलब यहाँ पर किसान होता था, क्या होता था, किसान होता था। और किसान को दो भागों में बांटा गया था, एक होते थे भूमि धारक, मतलब जिनके पास भूमि होती थी, क्या कहा जाता था, भूमि धारक कहा जाता था। और दूसरे भूमिहीन होते थे, ठीक है, क्या होते थे, भूमिहीन होते थे या बेल्लाल, इन्हीं को बेल्लाल, मेन यही बेल्लाल होते थे, ठीक है, जो भूमिहीन होते थे। और इनके अंतर्गत जो है चार होते थे, देखिए बेल्लाल को हम बांट देते हैं जो भूमिहीन होते थे, ठीक है, क्या भूमिहीन, ध्यान रखिएगा भूमिहीन, इनको हम बांट देते हैं। तो इसमें जो है चार प्रकार के होते थे, पहला होता था पाड़न, ठीक है, दूसरा होता था पर्यन, क्या होता था, पर्यन होता था, तीसरा होता था कटकपन, क्या होता था, कटकपन, ठीक है, और चौथा जो हमारा होता था वो होता था तुडियार, क्या होता था, तुडियार। तो इस प्रकार से भूमिहीन जो होते थे उनकी भी चार कैटेगरी थी, पाड़न, पर्यन, कटकगन और तुडियार। तो ये चार प्रकार के थे, ठीक है। और अगर थोड़ा सा बात कर लें तो देखिए संगम काल में ये भी इम्पोर्टेंट है, शिक्षा को जो है तटोकोट्टी में दी जाती थी, जो शिक्षा होती थी, जैसे हम लोग आज स्कूल जाते हैं वैसे जो है जब शिक्षा दी जाती थी तो उसको क्या कहा जाता था, तो उसको तडो कोट्टिम कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तदो कोट्टिम कहा जाता था, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा संगम काल का जो पवित्र जो है पक्षी था, तो संगम काल का पवित्र पक्षी कौन था, तो वो कौवा था, ध्यान रखिएगा कौन था, कौवा था। इसके अलावा अगर बात कर लें तो प्रमुख वाद्य यंत्र क्या था, तो प्रमुख जो वाद्य यंत्र था वो क्या था, यंत्र याल था, ठीक है, याल था, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो चोल शासक करिकाल था, ठीक है, चोल शासक कौन था, चोल शासक कौन था, चोल शासक करिकाल, कौन था, करिकाल, ध्यान रखिएगा। ये करिकाल जो था ये 7 सुरों का ज्ञाता था, ठीक है, 7 सुरों का ज्ञाता था, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। संगम काल में ब्राह्मण हत्या, गाय हत्या, भ्रूण हत्या को ब्राह्मण महापाप समझा जाता था, ठीक है, इसको क्या समझा जाता था, ब्राह्मण महापाप समझा जाता था, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने देखा। इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे जितने भी पढ़ाए गए प्लेलिस्ट हैं उन सबको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो भी अगर त्रुटि है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, या कोई क्वेश्चन होता है तो उसको भी बताइए, या किसी प्रकार का सुझाव आपको देना है या कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसको भी आप बता सकते हैं। मुझसे जितना हो सकेगा उतना कोशिश किया जाएगा, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए। और किसी भी एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसके बाद दे के आइए, फिर पेपर आप मिला के खुद कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आपका क्वेश्चन मिला जीएस से रिलेटेड, ठीक है, जीएस से रिलेटेड कितना क्वेश्चन मिला आप ज़रूर बताइएगा। और हमारे जो शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स में डालता हूँ 3 सेकंड का 4 सेकंड का, उसमें जो ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए और उस पर भी जो है सजेशन दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।